हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी पर बेस्ड इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे जो कि पैराग्राफ के लास्ट में दिए रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें पेज वाइज क्वेश्चंस लिखे गए हैं ताकि आप एनसीईआरटी के बुक में आसानी से पता कर ले कि कहाँ पे क्या है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे है। वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें नेचुरल डेथ क्यों नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपने बॉडी को स्प्लिट कर लेते हैं और नेक्स्ट जनरेशन बना लेते हैं। इस वजह से उनका कभी डेथ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 2, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ फॉर सेवरल ईयर्स, कि किस तरह से डिफरेंट काइंड के प्लांट और एनिमल्स जो हैं उनका स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये सब बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ जो है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से रिप्रोडक्शन की वजह से होता है। पेज नंबर 5 का क्वेश्चन 1, आर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो इसका आंसर होगा कि जेनेटिकली जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब देखते हैं पेज नंबर 7 का क्वेश्चन 1, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाई डू यू से सो। तो इसका मतलब है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर प्लांट में हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 2, इज़ द टर्म क्लोन अप्लीकेबल टू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होंगे उसको हम लोग क्लोन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हम लोग क्लोन कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। और यही MCQ जो चैप्टर 1 का इस चैनल पे है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है क्लोन से रिलेटेड। अब पेज नंबर 8 का क्वेश्चन 1, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड। तो इसमें पूछा कि किस तरह से ये सब जो प्लांट हैं उनको कल्टिवेट किया जाता है, मतलब उन्हें उगाया जाता है। तो इसका देखते हैं। पोटैटो जो है वो आई बड्स के थ्रू, जैसे पोटैटो को जब कुछ टाइम रख देते हैं उसमें बड निकलने लगते हैं, उसे आई बड कहा जाता है। तो उसको काट देते हैं और इस तरह काटा जाता है कि हर एक पार्ट में एक बड आ जाए, फिर उसी को सोइंग करते हैं तो इससे नया प्लांट निकल जाता है। और शुगर केन जो होता है उसे डायरेक्ट स्टेम को काट करके लगा दिया जाता है ज़मीन में। बनाना जो होता है उसमें सकर्स होते हैं और जिंजर में राइजोम होते हैं। ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ यूनिट्स होते हैं और अलग अलग प्लांट में अलग अलग यूनिट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और डहेलिया जो होता है उसे सीड और रूट कटिंग दोनों तरीके से किया जा सकता है। सीड के थ्रू भी इसका कल्टीवेशन होता है और रूट कट करके डायरेक्ट उसको सॉइल में लगाने से भी इसका कल्टीवेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस, मतलब कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों अच्छा माना जाता है ए सेक्सुअल की तुलना में। तो इसका आंसर है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही गैमेट रहता है, एक ही पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग का बर्थ होता है, तो इस वजह से इसमें वेरिएशन नहीं होता। तो अगर कोई पेरेंट है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है तो उसका ऑफ स्प्रिंग भी हीट रेजिस्टेंट नहीं होगा। और अगर कंडीशंस चेंज होकर हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। उसमें दो पेरेंट्स रहते हैं, मेल एंड फीमेल। तो जब फ्यूजन होता है तो वो जो फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूजन होता है वो वेरिएशन कॉज करता है और वेरिएशन अडॉप्टेशन लाता है। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काफ़ी अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं पेज नंबर 9 का क्वेश्चन 1,
टाइम टेकन बाई फॉलोइंग प्लांट टू कम टू फ्लावर आर, मीन्स जो फ्लावरिंग टाइम रहता है ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का वो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैरीगोल्ड का 50 to 70 डेज़ होता है, मतलब अगर हम लोग मैरीगोल्ड का प्लांट लगाएंगे तो 50 से 70 दिन बाद उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब राइस का होता है 3 मंथ आफ्टर सोइंग, मीन्स जब उसकी बुआई हो जाती है तो उससे 3 महीने बाद। वीट का 150 डेज़ है, कोकोनट का 30 से 40 मंथ्स है, और मैंगो का 100 से 150 डेज़ है। क्वेश्चन 2, इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर फेज। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे बहुत से प्लांट होते हैं जो कई बार फ्लावर करते हैं, और बहुत से प्लांट होते हैं जो सिर्फ अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि बैम्बू हो गया, और ये सब प्लांट बहुत से ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एक बार ही अपने पूरे लाइफ टाइम में फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे प्लांट भी हैं जो कई बार फ्लावरिंग करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो एक फ्लावरिंग हो गया है प्लांट में और जब वो दोबारा फ्लावरिंग करेगा तो उसके बीच का जो टाइम है उसे जुवेनाइल फेज कहेंगे या मैच्योर फेज कहेंगे। तो इसका आंसर होगा कि उस फेज को मैच्योर फेज नहीं कहा जाएगा, जुवेनाइल फेज कहा जाएगा, क्योंकि एक बार ही फ्लावरिंग हो गया उसके बाद प्लांट को फर्दर डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, डिफरेंट काइंड्स के उसमें चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे जुवेनाइल फेज के अंदर रखा जाता है, मैच्योर फेज में नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन 3, वाई अवेलेबिलिटी ऑफ सम फ्रूट्स आर सीजनल लाइक मैंगो। तो इसका आंसर ये होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो रहते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, लाइट सावर, तो मैंगो के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लाइट सावर होना चाहिए, और ये सब कंडीशंस एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होती हैं। तो इस वजह से ये फ्रूट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं। इसमें ग्रेप्स को भी रख सकते हैं। क्वेश्चन 4, आर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट ईयर्स एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, मतलब इसमें आपको एग्जाम्पल देना है ऐसे फ्लावर्स का, ऐसे प्लांट्स का जो कि फ्लावर करते हैं पूरे ईयर, और ऐसे प्लांट्स का जो कि कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्लावरिंग करते हैं। तो ईयरली फ्लावरिंग प्लांट्स चाइना रोज़, स्नैपड्रैगन और अनेक प्रकार के होते हैं, और सीजनल फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो हायसिंथ, स्वीट पी एंड एप्पल होते हैं। तो हायासिंथ चैप्टर 1 इसी चैप्टर में आगे है वाटर हायासिंथ करके, उसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 5, कैन यू सी द चेंज सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो इसमें पूछा गया कि जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होता है तो उसमें क्या हम ह्यूमंस में चेंज को देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल और फीमेल में दिखने लगते हैं, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उनका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। क्वेश्चन 6, अमॉन्ग एनिमल्स लाइक बर्ड दे ले एग ऑल थ्रू द ईयर्स। मीन्स पूछा जा रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एग ले करते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर्स करते हैं या तो वो सीजनल होता है। तो ये सीजनल होता है, और जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसमें एग हमेशा मिलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेचुरल है, उसे इस तरह से हार्मोन्स की सहायता से डेवलप किया जाता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन 7, लेइंग ऑफ एग इन फ्रॉग एंड लिजर्ड इज सीजनल और ईयरली। तो ये जो रहता है ये सीजनल होता है, क्योंकि ये एग ले करते हैं, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही ये बताया गया है कि वो सीजनल होता है, और ये ह्यूमन अपने यूज़ के लिए हार्मोन्स का प्रयोग करके इसे ईयरली बना देते हैं पोल्ट्रीज़ में, फार्म्स में। लेकिन ये नेचुरली अगर देखा जाए तो ये सीजनल ही होता है, एग लेइंग ऑफ बर्ड्स एंड फ्रॉग, लिजर्ड जैसे एनिमल्स का। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ मेंट बाई ग्रोइंग ओल्ड। मीन्स अगर हम लोग कहते हैं कि कोई बूढ़ा हो रहा है तो ये किस प्रकार हम लोग इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें इनडायरेक्टली पूछा गया है कि कैसे हम लोग पता करें, या तो कुछ बताएं कि ये कोई बुढ़ा हो रहा है तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब ये मतलब एज बढ़ता है तो इससे मेटाबॉलिज्म जो रहता है बॉडी का वो स्लो डाउन होने लगता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्स नहीं होंगे, और सेल डेवलपमेंट नहीं होगा तो सेल रिप्लेस नहीं होंगे, और एक टाइम के बाद जो सेल्स रहते हैं वो
मॉर्टल रहते हैं तो मर जाएंगे, तो इसी वजह से वो डेड हो जाएंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो भी डेड माना जाएगा। तो सेल्स जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। और रिप्रोडक्शन ग्रोइंग ओल्ड, मतलब जब बुढ़े होते हैं तो प्रोसेस स्लो हो जाता है मेटाबॉलिज्म का। पेज 11 क्वेश्चन 1, गिव एग्जांपल ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दो टर्म्स हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स जब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे हो या एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स पे हो, तो दोनों को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं अगर जेनेटिकली देखा जाए तो। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो वो आगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा सकता है। तो इसमें एग्जांपल पूछा गया है, एग्जांपल एनिमल का है टेपवर्म और प्लांट का है पी। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है जो कि एनसीईआरटी का है, सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। मीन्स जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है। आगे चल के क्वेश्चन 2, नेम टाइप ऑफ गैमेट दैट फाउंड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टैमिनेट जो होता है उसे उसमें सिर्फ स्टैमेन प्रेजेंट रहता है, और स्टैमेन जो है वो मेल पार्ट होते हैं, तो इस वजह से स्टैमिनेट में मेल गैमेट बनेगा, और पिस्टिलेट फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल रहते हैं, तो इस वजह से उसमें फीमेल गैमेट बनेगा। क्वेश्चन 3, डज मियोसिस नेवर ऑकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। मतलब जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कभी भी मियोसिस नहीं होता है, तो ये सही है या नहीं। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, जो मियोसिस होता है वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में भी होता है, और इसे जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो एक ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और दूसरा भी हैप्लॉइड है, अब दोनों का जो गैमीट है वो भी हैप्लॉइड रहेगा, मिटोसिस से बनेगा जब, तो वो जब आपस में फ्यूज करेंगे तो वो डाइप्लॉइड हो जाएंगे, और डाइप्लॉइड होने की वजह से उनका जो लाइफ साइकिल रहेगा, मतलब उनके पेरेंट्स हैप्लॉइड हैं तो उनका जो ऑफस्प्रिंग है वो भी हैप्लॉइड होना चाहिए, लेकिन फ्यूजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो डाइप्लॉइड है, तो इस वजह से वहाँ मियोसिस होता है, फिर वो रिडक्शन होकर के वापस से हैप्लॉइड बन जाता है। तो इस तरह के मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है। अब पेज नंबर 13 का देखते हैं क्वेश्चन 1, इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमीट। मीन्स क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो मियोसाइट्स में प्रेजेंट रहते हैं और जो गैमेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो मियोसाइट मतलब होता है ऐसे सेल्स जो मियोसिस में जाते हैं, मीन्स द सेल विच अंडरगोज मियोसिस प्रोसेस इज नोन एज मियोसाइट। तो क्रोमोसोम नंबर जो मियोसाइट में होता है वो जस्ट डबल होता है जो क्रोमोसोम नंबर गैमेट में होता है, यही दोनों के बीच का रिलेशन है। और ये जो टेबल दिया है एनसीईआरटी बुक में उससे ये क्वेश्चन को लिया गया है, वहाँ उसी पैराग्राफ में इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन लिखा गया उसी पैराग्राफ के लास्ट में। पेज नंबर 14 क्वेश्चन 1, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगामी नॉट ऑकर्स। तो अगर सिनगामी नहीं ऑकर होगा तो क्या होगा इससे, तो इसका आंसर है कि अगर सिनगामी नहीं होगा तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, और ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज नहीं होगा, जिससे वो स्पीसीज कुछ समय बाद एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पेज नंबर 15 क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं लाइफ साइकिल जिनका, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ साइकिल डाइप्लॉन्टिक होता है, तो किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है जाइगोट का उनके अंदर। तो पहले देखते हैं डाइप्लॉन्टिक का। डाइप्लॉन्टिक जाइगोट जर्मिनेट बाई मिटोसिस टू फॉर्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट, आर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस मेथड। मीन्स जो डाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो अपना जो गैमीट रहता है या तो जो स्पोर्स रहते हैं उसे मिटोसिस के थ्रू बनाते हैं, और ये मेनली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है। और हैप्लोडाइप्लॉन्टिक जो ऑर्गेनिज्म है वो जो जाइगोट रहेगा वो पहले मिटोसिस से डिवाइड करेगा और डाइप्लॉइड बनेगा, डाइप्लॉइड मल्टीसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और फिर वो मियोसिस करेगा जिससे स्पोर बनेगा, फिर वो स्पोर मिटोसिस करके गैमिटोफाइट बनाएगा, फिर फर्थर मिटोसिस होके वो गैमिट बनाएगा, और गैमिट फर्थर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर जाइगोट बना देंगे। तो ये हैप्लोडाइप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मीन्स इसमें एक फेज में वो डाइप्लॉइड है और दूसरे फेज में वो हैप्लॉइड हो जाता है। पेज 16
क्वेश्चन 1, नेम प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच। तो इसका मतलब है कि सेपल्स जो है वो अटैच रहते हैं, तो ऐसा एग्जाम्पल बताएं ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनका। तो इसका आंसर हो जाएगा टोमेटो, ब्रिंजल एंड स्ट्रॉबेरी। तो टोमेटो, ब्रिंजल और स्ट्रॉबेरी में सेपल्स जो रहते हैं वो ऐड ही रहते हैं बाद में, मतलब सेट ऑफ नहीं होता सेपल्स का। तो इसी के साथ हम लोग का ख़त्म होता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक।